नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इजराइल और हमास के बीच डील एक्टिव हो गई है। शुक्रवार को बंधकों की रिहाई भी होने लगी है। शुक्रवार को सीज फायर के पहले दिन हमास ने 4 बच्चों सहित कुल 25 बंधकों को आजाद किया। इसके बदले में इजराइल ने भी 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। अब दूसरे दौर में बंधकों को छोड़े जाने की तैयारी शुरू हो गई है। और इस बीच वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि 4 दिन का सीज फायर सिर्फ शुरुआत है। इस डील को आगे बढ़ाने की भी संभावनाएं हैं और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सीज फायर आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन जिस तरह से इजराइल सीज फायर के बाद भी नॉर्थ गाजा में लोगों को लौटने से रोक रहा है, उससे इजराइल की मंशा कुछ और ही नजर आ रही है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि सीज फायर अस्थायी है और हमास के खात्मे की जंग जारी रहेगी। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बयान इस दूसरे को काट रहे हैं। और आपको बता दें कि सवाल यही है कि क्या गाजा में युद्ध विराम आगे बढ़ेगा या जंग का दूसरा चरण शुरू होगा। इजराइल हमास जंग के बीच सीज फायर और बंधकों के आदान प्रदान की कवायद जारी है। शुक्रवार को सीज फायर के पहले दिन हमास ने 4 बच्चों सहित कुल 25 बंधकों को आजाद किया। इनमें 13 इजरायली बंधक और 12 थाईलैंड के बंधक थे। इसके बदले में इजराइल ने भी 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इनमें 24 महिलाएं और 15 नाबालिग लड़के हैं। अब दूसरे दौर में बंधकों को छोड़े जाने की तैयारी शुरू हो गई। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास ने सीज फायर के दूसरे दिन छोड़े जाने वाले बंधकों की लिस्ट भी नेतन्याहू सरकार को सौंपी है। समझौते के मुताबिक हमास 4 दिन में 50 बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल होंगी। वहीं हर इजरायली बंधक के बदले इजराइल अपनी जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि 4 दिन का सीज फायर सिर्फ शुरुआत है। इस डील को आगे बढ़ाने की भी संभावनाएं हैं। बाइडेन ने कहा कि हम इस मौके पर 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी कि अलग फिलिस्तीन देश के लिए नए सिरे से कोशिश करेंगे। बाइडेन ने कहा कि बंधकों का आजाद होना इस बात का सबूत है कि हमास सिर्फ दबाव की भाषा जानता है। हम कभी भी उन पर ये भरोसा नहीं कर सकते कि वो कुछ और सही करेंगे। और इस बीच सीज फायर के बाद शुक्रवार को हजारों फिलिस्तीनी नॉर्थ गाजा लौटे। सीज फायर के बाद हमास के कहने पर नॉर्थ गाजा में लोगों की वापसी हो रही है। दरअसल 7 अक्टूबर को शुरू हुई इजराइल हमास जंग के बाद इजरायली सेना ने नॉर्थ गाजा में रह रहे लोगों से साउथ गाजा जाने के लिए कहा था, जिससे जंग में लोग मारे ना जाएं और हमास का खात्मा जल्दी हो सके। हालांकि अब विस्थापित हुए लोग वापस अपने घर आने लगे हैं, तो इजरायली सेना एक बार फिर आसमान से पर्चे गिरा रही है और लोगों को वापस आने से रोक रही है। ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल सीज फायर खत्म करने के बाद फिर से जंग की तैयारी में है? क्या गाजा शहर में ये युद्ध विराम सिर्फ कुछ दिन का है या फिर इसे हमास लंबा खींच सकता है? साथ ही ये भी प्रश्न है कि कुछ दिन के विराम के बाद फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा, तो फिर वह कब तक चलेगा और आखिर इसका अंत कब होगा? इस पर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल का सैन्य अभियान अब अपने अंतिम चरण में है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि सीज फायर अस्थायी और हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। विराम के खत्म होने पर इजरायली विशेषज्ञों को उम्मीद है कि गाजा शहर पर नियंत्रण की लड़ाई फिर से शुरू होगी और 1 सप्ताह से 10 दिनों तक चलेगी, यानी 10 दिन में लड़ाई जीत ली जाएगी। इजरायली सेना अब अपने अभियान को दक्षिणी गाजा पट्टी की तरफ बढ़ा सकती है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसका संकेत दे दिया है। माना जा रहा है कि याहा सिनवार और मोहम्मद दीप जैसे कमांडर हजारों हमास लड़ाकों और इजरायली बंधकों के साथ दक्षिण गाजा में छिपे हैं। अगर इजराइल दक्षिण में वही करने का निर्णय लेता है जो वह उत्तरी गाजा में कर चुका है, तो उसके लिए पश्चिमी देशों और विशेष रूप से अमेरिका का समर्थन कम होने का भी खतरा है। दक्षिण में इस समय घनी आबादी को देखते हुए बड़ी तादाद में मौतें हो सकती हैं। ऐसे में उसके लिए यहाँ सैन्य अभियान आसान नहीं हो। नेतन्याहू सरकार जानती है कि 7 अक्टूबर को हमास के बाद
पश्चिमी सद्भावना उसके साथ है, लेकिन इजरायली अधिकारियों को ये भी पता है कि सद्भावना अंतहीन नहीं है। संघर्ष विराम समाप्त होने के बाद इजराइल फिर से अपना सैन्य अभियान शुरू करता है तो उस पर विश्व समुदाय का दबाव आएगा। ऐसे में सभी की नजर इसी पर है कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो सवाल तो यही है कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं और ऐसे में सवाल और भी कई उठ रहे हैं। उस सवालों का जवाब लेंगे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार है, आपका भी सर बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि जो हालात और जो सर्कमस्टांसेस नजर आ रही हैं, ऐसे में सर सवाल तो यही है कि गाजा में युद्ध विराम की स्थिति है क्या, या फिर ये दूसरे चरण की ओर इशारा कर रहा है? देखिए, ये युद्ध विराम जो है एक टेम्पोररी सीज फायर है और इसके बाद ये फाइट फिर से रिज्यूम करने की पूरी संभावना है, क्योंकि इजराइल का ये जो हमास के विरुद्ध अभियान है वो आगे भी चलाने का उनका संकल्प है और उसका रीजन बहुत ही स्ट्रेट और सिंपल है कि इजराइल इस तरीके की इंश्योरेंस को चाहता है, इस तरीके के गारंटीज को चाहता है कि भविष्य में उसके ऊपर 7 अक्टूबर जैसा कोई हमला न हो। और हमास ने इजराइल को एक बहुत ही बड़ा धोखा 7 अक्टूबर को दिया था, जब 1400 से भी ज्यादा इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी गई थी, बेरहमी से बर्बरता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक हत्या की गई थी और साथ ही साथ 200 से भी ज्यादा इजरायली नागरिकों को और अन्य देशों के नागरिकों को भी बंधक बना के रखा गया था। तो ये इजराइल इसको इंश्योर करेगा कि इस तरीके का बड़ा कोई हमला उसके ऊपर न हो और इसके लिए वो जब तक सिक्योरिटी गारंटी, जब तक वो पूरी तरह से इंश्योर नहीं हो जाता, तब तक वो अभियान जारी रखेगा। हमास के खात्मे का जो संकल्प है इजराइल का वो बदस्तूर कायम है और उसके वो जो 4 दिनों के बाद ये फाइट रिज्यूम कर सकती है। हालांकि इस बात की भी संभावना है कि ये जो टेम्पोररी सीज फायर है ये एक्सटेंड कर सकता है, क्योंकि इसमें ये भी प्रोविजन है कि यदि अन्य बंधकों को भी छोड़ा जाता है, 10 बंधकों को भी अगर पर डे के हिसाब से छोड़ा जाता है तो फिर एक दिन का जो ये सीज फायर है वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये अब हमास के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमास किस तरीके के जो है स्टेप फर्दर लेता है, लेकिन हमास यदि थोड़ा सा बुद्धि से काम ले और अपने और बंधकों को छोड़े तो ये सीज फायर जो एक्सटेंड भी हो सकता है और जाहिर है कि हमास का जो पूरा जो शासन है, जो हमास का जो पूरा टेरर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समाप्त करने के लिए इजराइल आगे आने वाले समय में भी ये जो लड़ाई है वो जारी रखेगा और इजराइल को जब तक सिक्योरिटी गारंटीज नहीं मिल जाती, जब तक कि वो पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाता कि उसके ऊपर ऐसा हमला नहीं होगा, तब तक ये युद्ध रुकेगा नहीं। लेकिन करोड़ी जी आपका रुख मैं कर लेती हूँ सर, अगर ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी तो इसका अंत क्या है? ये नेहा जी, हाँ। 4 दिन का जो सीज फायर हुआ है, हाँ। ये एक अच्छा कदम है, आशावाद है और दोनों ही तरफ से, हमास और इजराइल की तरफ से आशावादी कार्य किया जा रहा है। दोनों ही तरफ से बंदियों को छोड़ रहे हैं, तो इसमें आशावाद तो है, लेकिन भविष्य में क्या होगा इसमें दोनों का, इजराइल का क्या एटीट्यूड रहता है, हमास का क्या रहता है, दोनों के ये अगले कदम क्या होंगे उस पे निर्भर करता है। हाँ। तो क्या लंबे समय तक शांति स्थापित होगी? पूरा विश्व समुदाय चाहता है, पूरा भी नहीं तो बहुमत ये चाहता है कि उनका भाव ये है कि शांति स्थापित हो। हमास ने बर्बरता की, इजराइल ने भी उसके रिएक्शन में कम बर्बरता नहीं की है, दोनों तरफ से बर्बरता तो हुई है, लेकिन इसका स्थायी समाधान क्या है? क्योंकि ये कोई 7 अक्टूबर से समस्या शुरू नहीं हुई है, इस समस्या की पुरानी जड़ें हैं। तो इसमें सबसे जो 2 महत्वपूर्ण चीजें, एक तो यह है कि इजराइल की जो धारणा है प्रोमिस्ड लैंड और पैलेस्टाइन और हमास की धारणा है होमलैंड और प्रोमिस्ड लैंड का जो धारणा है, दोनों ही तरफ से विचारधारा है, उसको कैसे रिकंसाइल किया जाए, दोनों को कैसे मिलाया जाए, एक तो ये है। दूसरा यह है कि इजराइल पूरी सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करे, सेल्फ डिफेंस की बात करती है, तो इजराइल का राइट टू सेल्फ डिफेंस है, उसका जो पैलेस्टाइन और हमास का है
राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, इन दोनों को कैसे सामंजस्य से बैठाया जाए। जब तक इन दो चीजों का सामंजस्य नहीं बैठेगा, प्रोमिस्ड लैंड और होमलैंड का, और राइट टू सेल्फ डिफेंस एंड राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, तब तक कुछ नहीं हो सकता। उससे अगर ये नहीं होता है तो हमेशा के लिए इजराइल के लिए सुरक्षा समस्या बनी रहेगी। और पैलेस्टीन या हमास है, अगर हमास को खत्म भी कर दें, जो जिसकी संभावना मुझे कम नहीं लगती है, क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह को भी समाप्त नहीं कर पाया अभी तक, जबकि 2006 से शुरू किया था। तो हमास को खत्म कर देंगे ये मुझे नहीं लग रहा है। तो ये टेंशन बना रहेगा जब तक जो दो बातें मैंने बताई है उनका कोई समाधान नहीं होगा। गहन जो जड़ हैं वो उसी में है, और उसके लिए पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों तैयार नहीं हैं। दोनों में इतना दूरियां हैं कि वो दूरियां पाटी नहीं जा सकती। तो किसी न किसी रूप में मान लीजिए थोड़े समय के लिए, कुछ साल के लिए शांति भी हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो पैलेस्टाइनियन ये कह रहे हैं कि what they would use the word इंडिखबा, द पीपल्स अपसर्ज, ये कह रही है कि तीसरा पीपल्स अपसर्ज है, और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है तीसरे में। तो पैलेस्टीनियन और ज्यादा नाराज हो रहे हैं, उनके और ज्यादा हालात खराब हो रही है। तो ऐसी स्थिति में शांति कैसे स्थापित होगी? जब तक दोनों एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता। इसके लिए चीन ने एक 3 पॉइंट का सुझाव दिया है। अगर उस सुझाव के ऊपर बात की जाती है और जो 1967 की जो सीमा थी उस सीमा को स्थापित कर दिया जाए, 2 राज्य बना लिए जाएं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मिलके इसके लिए कार्य करे, तो मेरे ख्याल से चीन का जो प्रस्ताव है वो वायबल है। तो उसके लिए पैलेस्टाइन इजराइल दोनों को सहमत हो जाना चाहिए। अगर होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीन से अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं है या चीन की अलग नीति हो सकती है बहुत से मामलों में, लेकिन इसमें तो चीन ने 3 पॉइंट का सुझाव दिया है। और ये सुझाव उस समय सामने आया जब 4 देशों के विदेश मंत्री, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, इजिप्ट और जॉर्डन के विदेश मंत्रियों के साथ चीन ने बातचीत की और बातचीत करके ये समाधान निकालने का प्रयास किया है। तो मुझे नहीं लगता कि सीज फायर अगर थोड़ा आगे भी और बढ़ गया तो भी स्थायी शांति इस क्षेत्र में नहीं हो सकती है जब तक इजराइल और पैलेस्टाइन का कोई एक सर बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखिए विश्वास दोनों के बीच कायम होना चाहिए, लेकिन ये विश्वास कैसे कायम होगा? संजीव जी, जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले करोड़ी जी कर रहे थे, देखिए दोनों के बीच जो विश्वास कायम होना बहुत जरूरी है, और ये विश्वास क्या इतना आसानी से कायम हो सकता है? क्योंकि ये कुछ आज का मसला नहीं है, ये बरसों से चली हुई आ रही समस्या है और ये समस्या आगे भी चलती रहेगी। लेकिन उस बीच विश्वास कायम करना कितनी बड़ी चुनौती है और कहां पर आपको लगता है कि दिक्कतें आएगी? नेहा जी, देखिए ये जो इजराइल और पैलेस्टीन का जो विवाद है, ये 2 सभ्यताओं के बीच का, 2 आइडेंटिटीज के बीच का विवाद है। हाँ। और एक तरफ जहां मुस्लिम आइडेंटिटी है, वहीं दूसरी तरफ ज्यू आइडेंटिटी है, यहूदी आइडेंटिटी है। और विश्व का, मानव सभ्यता का ये इतिहास रहा है कि जो आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो रिजॉल्व होने में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सहमतियां नहीं बन पाती, और सभ्यताओं के बीच में सहमतियों को बनाने के प्रयास अवश्य किए जाते हैं, लेकिन वो सहमतियां बनाना आइडेंटिटीज के बीच में बहुत ही दुष्कर साबित हुआ है। ऐसा एक कड़वी सच्चाई है, एक मानव सभ्यता का इतिहास रहा है। और ये जो इजराइल और पैलेस्टीन का जो विवाद है, आपने स्वयं जैसा कहा, ये बहुत ही पुराना चलने वाला विवाद है, आज का और कल का नहीं है, दशकों का है। और जाहिर है कि ये जो विवाद है इसको सुलझाने के लिए प्रयास तो अवश्य किए गए, चाहे वो ओस्लो के अकॉर्ड्स हों, कैंप डेविड के समझौते हों, अन्य तरीके के इनिशिएटिव्स हों, लेकिन जाहिर है कि इसमें कठिनाइयां बहुत आई। और इस पूरे विवाद को के समाधान के लिए जब प्रयास किए गए तो उसको डिसरप्ट करने की भी कोशिशें लगातार की गई। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमास ने ये जो 7 अक्टूबर को हमला किया, ये इसी तरीके के एक संवाद को डिसरप्ट करने के लिए किया गया था। जो अरब राष्ट्रों तथा इजराइल के बीच में जो संबंधों को सामान्य करने की जो प्रक्रिया चल रही थी,
जो सभ्यताओं के बीच में संवाद कराने की प्रक्रिया चल रही थी, उसके ऊपर कुठाराघात करने के लिए इन आतंकियों ने ये हमला किया। और ये आतंकी जाहिर है कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को, सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाना चाहते हैं और उन टकराव के आधार पर अपनी आतंक की जो फसल है वो उगाना चाहते हैं। और ये जाहिर है कि एक बड़ी साजिश थी। तो ये आप इस बात को देख सकते हैं नेहा जी कि ये जो वर्तमान समय में भी इसको रोकने की, सभ्यताओं के बीच में विश्वास की बहाली को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि संवाद ही एकमात्र विकल्प है, विश्वास बहाली ही एकमात्र विकल्प है। हमास के खिलाफ तो ऑपरेशन होने ही चाहिए, हमास जैसे आतंकी संगठन का खात्मा तो होना ही चाहिए। लेकिन यदि इस तरीके के आतंकी हमले के बावजूद भी यदि अरब राष्ट्रों तथा इजराइल के बीच में जो संबंधों को सामान्य करने की प्रक्रिया चल रही थी, जो मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस जिसको कहा जा रहा था, उसको वो करने की प्रक्रिया चल रही थी, रीजनल इंटीग्रेशन को, इजराइल को अरब राष्ट्रों के बीच में इंटीग्रेट कराने की प्रक्रिया चल रही थी, यदि उसमें भी फिर से प्रगति होती है, यदि वो बातचीत की प्रक्रिया फिर से ट्रैक पर आती है, तो ये आतंकियों की सबसे बड़ी हार होगी और इसको भी करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और इस बात के संकेत दिए गए हैं, इजराइल भी इस बात को जानता है, सऊदी अरबिया, यूएई और अन्य अरब वर्ल्ड भी इस बात को जान रहे हैं। और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बात के लगातार इस बात के भी की प्रस्ताव को किया है कि ये संबंधों को सामान्य करने की प्रक्रिया के संबंध में हम फिर से आगे इनिशिएटिव लेंगे। तो ये जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है, उसका समाधान 2 स्टेट सोल्यूशन ही हो सकता है। और ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, ये बातचीत के माध्यम से निकल सकता है। कोई अगर आतंक के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से, डरा धमका करके अगर 2 स्टेट सोल्यूशन कराना चाहेगा तो ये कभी भी हो नहीं सकता। और सभ्यताओं के बीच में अधिक से अधिक संवाद हो, ये मुश्किल अवश्य होता है, लेकिन ये असंभव नहीं है, ये हो सकता है, शांति स्थापित हो सकती है और सभ्यताओं के बीच में अधिक से अधिक संवाद। लेकिन शांति स्थापित होने के हालात यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, करोड़ी जी आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही ऐलान कर दिया कि सीज फायर अस्थायी है, यानी कि ये स्थायी नहीं है, 4 दिन का है महज, उसके 5वें दिन संग्राम फिर से शुरू हो जाएगा। अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर संवाद होता भी है तो इजराइल की तरफ से क्या मैसेज जाएगा पूरे वर्ल्ड में कि आप तो आतंकवाद को खत्म करने की बात कर रहे थे, खात्मे की बात कर रहे थे, ये संवाद करके क्या मैसेज दिया आपने? देखिए नेहा जी, ये तो 4 दिन का सीज फायर है, ये कोई संवाद बढ़ाने के लिए या समाधान के लिए नहीं है, ये समाधान की तरफ एक छोटा सा कदम है। और अब आगे होगा तो कोई समाधान नहीं होगा, सीज फायर को और आगे बढ़ाया जाएगा और बातचीत के लिए रास्ता बनाया जाएगा। तो ये एक रास्ते का निर्माण है सीज फायर समाधान नहीं है समस्या का। समाधान की तो अभी बातचीत ही नहीं हो रही कि समाधान कैसे हो। और ये सीज फायर होना, इजराइल का एग्री होना, हमास का एग्री होना, ये मुझे लगता है विश्व जनमत की वजह से हुआ है। पूरा विश्व समुदाय है, इसमें अमेरिका भी एक सीमा तक ही इजराइल का सपोर्ट कर पाया। अमेरिका को भी ऐसा लग रहा था कि अमेरिका विश्व जनमत में अलग थलग पड़ रहा है, इसलिए अमेरिका ने भी इस बात से सहमति की। तो विश्व समुदाय का दबाव लग रहा है, विभिन्न देशों में जो जनमत है उसका भी, और विभिन्न देशों की जो मेजोरिटी है, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कदम उठाया है, जिस तरह का प्रस्ताव पास हुआ है यूएन जनरल असेंबली और सुरक्षा परिषद में, तो उसकी वजह से एक ऐसा वातावरण बना कि सीज फायर हो। अब सीज फायर हो गया है तो दूसरा कदम होगा सीज फायर को और आगे बढ़ाया जाए। तो समाधान की तो अभी लंबी प्रक्रिया है, समाधान नहीं होगा। जैसा संजीव जी ने सही कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन है, सभ्यताओं का संकट है। अगर अब मैं इसको स्थानीय तरीके से कहूँ कि किसी गांव से कोई लोग हजारों सालों पहले छोड़ के चले गए थे और हजारों सालों बाद वापस आते हैं कि हमारी तो ये प्रोमिस लैंड है, हम तो इस गांव में रहेंगे, इस जमीन पे कब्जा करेंगे। तो गांव वालों ने एक्सेप्ट कर लिया, भाई रहो, आप भी रहो, लेकिन हम बांट लेते हैं, इसको बांट के शांति से रहेंगे, को एग्जिस्टेंस से रहेंगे। तो ये वैसी ही स्थिति है कि इजराइल हजारों सालों पहले यहूदी वहां से यहाँ से चले गए थे और फिर वापस आके रहने लगे जहाँ पैलेस्टाइन रह रहे थे। तो अब रास्ता वही है जो संजीव जी ने बताया है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन। और 2 स्टेट सॉल्यूशन कैसे हो, कैसे उनका बॉर्डर बने,
तो इसके लिए जो अभी पैलेस्टाइनियन एरिया है वेस्ट बैंक में, गाजा में, जहां इजरायली सेटलमेंट है, उस इजरायली सेटलमेंट को कैसे रोका जाए या उस सेटलमेंट को कैसे छुड़ाया जाए। और दूसरा पैलेस्टाइनियन अभी एरिया है वेस्ट बैंक में और गाजा में, वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज में नेचुरल गैस और ऑयल है, तो उसको कब्जे को लेके उस पर ओनरशिप किसकी हो वो भी एक झगड़ा है। अंटार्ड ने 2019-20 में अपनी रिपोर्ट दे दी है कि पैलेस्टाइनियन इजराइल ऑक्यूपेशन से पैलेस्टाइन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये भी सामने है चीजें। तो रिसोर्सेज की लड़ाई भी है, भावनाओं की लड़ाई भी है, एक तरह का एक विचारधारा की लड़ाई भी है, सभ्यताओं की है। तो इतनी जटिल समस्या है कि इसको कैसे जाए। सुलझाने के लिए विश्व समुदाय के लोग, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में, या ऐसा ही कोई समूह बने जिसमें इजराइल के विश्वसनीय लोग भी हो और जो पैलेस्टाइन के विश्वसनीय देश भी हो, और मिलके इसका समाधान करें। जैसे गांव में एक पंच फैसला होता है, लगभग उस तरह का फैसला करने का प्रयास करें तो हो सकता है। अदरवाइज फोर्स से न तो हमास अपना पर्पज पूरा कर सकता है, न इजराइल पूरा कर सकता है। मारकाट हो सकती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि समस्या जटिल है और इसकी समस्या समस्या का समाधान होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका खामियाजा सिविलियंस को उठाना पड़ रहा है, आम जनता को उठाना पड़ रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।